हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र बैच में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना ये भी है कि आवश्यक सूचना ये है आज फिर कि 10 जुलाई 2021 से 10 जुलाई 2021 से हमारी एक नई टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। वो है यूपी स्पेशल की। और प्रत्येक सैटरडे आपके लिए एक और स्पेशल क्लास शुरू होने वाली है। जो हमारे प्रिय साथी तैयारी कर रहे हैं दरोगा बनने की, जो हमारे प्रिय साथी तैयारी कर रहे हैं दरोगा बनने के लिए, तो उनके लिए मैं लेकर आ रहा हूं एमसीक्यू प्रत्येक सैटरडे। किस चीज़ का? आईपीसी और सीआरपीसी का। तो आईपीसी और सीआरपीसी यानी धाराएं से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के चैप्टर वाइज मैं लेकर आ रहा हूं प्रत्येक सैटरडे को। तो सबसे भारी संख्या में सभी लोग जुड़िए और सबसे भारी संख्या में दोस्तों को भी अपने जोड़िए, ठीक है, ताकि मज़ा आए पढ़ने में और पढ़ाने में भी मज़ा आए। चलिए आइए अब बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, बहुत ही सरल प्रश्न है। मुझे लगता है इसका आंसर मेरे सारे साथी आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया है? पहला ऑप्शन है 25 अगस्त 1949 को, दूसरा ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1949 को, और तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, और डी ऑप्शन नंबर है 26 दिसंबर 1949 को। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 26 नवंबर 1949 को। जो हमारे नए साथी जुड़ चुके हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने वाले हैं उनका क्या काम बनता है, शेयर कर दिया करें। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कितना समय लगा संविधान को बनाने में? संविधान सभा को कितना समय लगा संविधान को बनाने में? यदि इसका आंसर आप नहीं कर रहे हैं, इसका आंसर यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपका जीवन धिक्कार है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए, इसका पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष 8 माह 18 दिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ध्यान रखिएगा हमारे संविधान को बनने में इतना समय लगा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूपण समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां जोड़ी गई थीं? देखिए स्टार्टिंग में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, जल्दी से इसका आंसर करिए। 305 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 360 अनुच्छेद, 11 अनुसूचियां, 382 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 401 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 305 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान किस दिन पूरी तरीके से लागू हो गया था? भारतीय संविधान किस दिन पूरी तरीके से लागू हो गया था? पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, और 15 अगस्त 1947, और 15 जनवरी 1950, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ये दोबारा आ गया, चलिए ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, छोड़िए इसको, क्या मतलब है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में सह अक्षरा या अक्षरा साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल कर लिया गया? पहला ऑप्शन है 150 देशों, दूसरा है 150 धाराओं, या दूसरा ऑप्शन 160, तीसरा ऑप्शन 190 धाराएं, और 200 धाराएं। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो 200 चीज़ें जो है एक तरीके से सा अक्षर हमने क्या कर लिया, बिल्कुल अक्षर टू अक्षर हमने उतार लिया। कहाँ से? भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935। इसीलिए कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है संविधान की कार्बन कॉपी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? पहला ऑप्शन है
राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक लोकतंत्र और तीसरा ऑप्शन है सामाजिक लोकतंत्र और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथी, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों उपरोक्त में सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यही लक्ष्य भी है कि राजनीतिक लोकतंत्र या राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। पहला ऑप्शन संवैधानिक राजतंत्र, दूसरा ऑप्शन वंशानुगत लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन लोकतांत्रिक राजतंत्र, चौथा ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणतंत्र। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। नहीं आ रहा तो चिंता मत करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। देखिए गणतंत्र से तात्पर्य हो जाता है कि हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति जो होगा उसके पद को क्या किया जाएगा, वंशानुगत उसका पद नहीं होगा बल्कि उसे निर्वाचित करके उनको उनके पद पर बैठाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देखिए आज हैं वर्तमान के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। अगले आने वाले 5 साल बाद देखते हैं कौन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा प्रधानमंत्री थी। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए। जान मथाई, बलदेव सिंह, जगजीवन राम, आसफ अली था। ठीक है, उसमें थी आगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। नियान, आर्गन, फ्रियान, क्रिप्टान। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। तो नियान रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली मुख्य गैस है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो प्रश्न है ये मान के चलिए अगर आप पेड का एग्जाम देने जा रहे हैं, दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें यदि संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आज की जो मैं 10-12 क्वेश्चन अब लिया हूं इसमें से ज़रूर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा पक्का, डेफिनेटली, चाहे पीसीएस का ही एग्जाम क्यों न देने जाए। चलिए, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है। पहला ऑप्शन है अनुसूची 5, दूसरा ऑप्शन अनुसूची 6 और तीसरा ऑप्शन है अनुसूची 7 और डी अनुसूची 8। जल्दी से इसका आंसर करिए कि भारतीय संविधान में राजभाषाएं को किस अनुसूची में वर्णित किया गया है। 8 में। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को वर्णित किया गया है। इनमें से 14 मूल भाषाएं वर्णित थी, लेकिन 2003 में क्या कर दिया गया, 4 और भाषाओं को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो मैथिली, डोगरी और बोडो, संथाली, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसे यह अधिकार दिया गया है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। ठीक है, इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है संसद का कोई भी सदन, दूसरा ऑप्शन है किसी राज्य का राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति लेनी होगी, और चौथा ऑप्शन कहता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जल्दी से इसका आंसर करिए कि निम्न में से यह किसे अधिकार दिया गया है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को हाई कोर्ट की कार्यवाही के भाषा का दर्जा दे सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों सी, कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते चलिए। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। बिल्कुल बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगानी हो तो उसे किस भाषा में पीआईएल दायर करनी होगी। पहला ऑप्शन है 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में, दूसरा ऑप्शन है याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, और तीसरा ऑप्शन है केवल अंग्रेजी में, और चौथा ऑप्शन है हिंदी या अंग्रेजी दोनों में, या हिंदी या अंग्रेजी में किसी एक में। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट दोस्तों, क्योंकि संसद ने क्या किया है, उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो अंग्रेजी में लिखे गए हों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, थोड़ा सा कठिन भी है और सरल भी है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या तेलुगु है, केरल की भाषा क्या तमिल है,
तीसरा ऑप्शन है गोवा की भाषा क्या अंग्रेजी है, और चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर की भाषा क्या कश्मीरी है। जल्दी से इसका मिलान करिए, जल्दी से इसका मिलान करिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु सुमेलित है और इसके लिए अन्य विकल्पों में लिखी गई भाषा सुमेलित नहीं की गई है। ठीक है, एक बार इस पर आप विचार कर लीजिएगा थोड़ा से। ठीक है, वैसे तो सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले प्रश्न की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा? पहला ऑप्शन है असमिया, दूसरा बोडो, तीसरा अंग्रेजी, चौथा डोगरी। जल्दी से इसका बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में मुख्य क्षेत्रीय भाषा कौन सी बोली जाती है। तो सी यानी अंग्रेजी बोली जाती है। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की जो राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है, वहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी, इस बात को ध्यान रखिएगा। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर प्रांत, और दूसरा ऑप्शन है पुडुचेरी, तीसरा ऑप्शन है अंडमान निकोबार, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। जल्दी से बताइए डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो कश्मीर में बोली जाती है। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि पहला वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यानी कि जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, बाकी जगह सब सही है। तो केरल, आंध्र प्रदेश, केवल आंध्र प्रदेश में क्या है कि राजकीय भाषा तेलुगु सुमेलित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर प्रांत की भाषा है, बोली जाने वाली एक भाषा है, जो 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों डी, अंग्रेजी भाषा जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं वर्णित है। इसके अलावा प्रश्न में दी गई सभी भाषाएं वर्णित हैं। ये बात सत्य है, अंग्रेजी जो है उसे 8वीं अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2016 में किसकी अध्यक्षता में, अब नई एजुकेशन पॉलिसी से कुछ क्वेश्चन हैं। 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई नीति के विकास की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? पहला ऑप्शन है स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, तीसरा ऑप्शन है रीना रे, चौथा ऑप्शन है श्री संजय धोत्रे। जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन अब आपको मिलने वाले हैं नई शिक्षा नीति से, 7 क्वेश्चन हैं। मुझे लगता है सभी लोग देख लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है 2020 वाले से, तो आप इसका आंसर कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन इज राइट, श्री वर्गीय TSR सुब्रमण्यम ने पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति विकास के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसे 2016 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार वर्तमान 10+2 यानी 10+2 यानी 12 शैक्षिक मॉडल को नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली है। पहला ऑप्शन है 3+4 4+5 का ऑप्शन लिया गया है। दूसरा ऑप्शन है कि 5+3 4 का पद्धति को अपनाई गई है। तीसरा ऑप्शन है 4+3 का एक तरीके से कॉन्सेप्ट लिया गया है। चौथा ऑप्शन है 4+3 का कॉन्सेप्ट लिया गया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों बी ऑप्शन इज राइट। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 10 में क्या किया गया है, 10+2 के शैक्षिक मॉडल को क्या अपनाया गया है, 5+3+4। तो इसको याद रख लीजिएगा, 53-34 प्रणाली को अपनाया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज के तीसरे प्रश्न, 4 प्रश्न और हैं, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया? पहला ऑप्शन है कक्षा 3, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 5 और तीसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन कक्षा 4, तीसरा ऑप्शन कक्षा 5। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि देखिए
जो टीचर होते हैं उन्हें कम से कम क्या करना चाहिए, 5 तक के बच्चों को उनके स्थानीय या लोकल लैंग्वेज या मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। 2021, 2025, 2028, 2030। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे? बिल्कुल, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आंसर देखते ही। ठीक है, वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, दूसरा ऑप्शन है केजी अल्फोंस और चौथा ऑप्शन है राम शंकर कुरेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के प्रमुख रह चुके हैं। इन्होंने इनकी अध्यक्षता में 2017 में नई शिक्षा नीति निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था और जिन्होंने क्या किया था 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी मसौदा प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बस 2 मिनट और वेट करिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत लक्ष्य बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 30%, तीसरा ऑप्शन है 40% और चौथा ऑप्शन है 50%। तो 50% यह लक्ष्य रखा गया है और साथ ही साथ 2035 तक और इसके साथ ही देश के शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, बस 1 मिनट और वेट कर लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एमएचआरडी द्वारा की गई स्थापना की मांग की गई है। पहला ऑप्शन है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, दूसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा आयोग, तीसरा ऑप्शन है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं मेरे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा एमएचआरडी 2 एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमएचआरडी जो है एक तरीके से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक के लिए इन्होंने कहा है कि कम से कम एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई है, यानी सी ऑप्शन इज राइट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारे नए साथी जुड़े थे वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे पुराने छात्र नए छात्र हैं वे चैनल साथ ही साथ लाइक कर दें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और एक आज की लाइन के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है, जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।